Hey, good morning, friends. Today we are going to start our lecture on non-stoichiometric defect. So I before we move ahead, please make sure that you hit the subscribe button so that you can get update on this channel. And also, if you like the video, then press the like button and also share with your friends. So in today's lecture, we are going to start our lecture on non-stoichiometric defect. In earlier lecture, we have studied about stoichiometric defects, various stoichiometric defects like Frankel defect, Schottky defect, vacancy defect, interstitial defect. So we have studied about them. And in today's lecture, we are going to start our lecture on non-stoichiometric defect. तो जैसा कि ऐसे मतलब हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं जिनका स्टोकियोमेट्री जो है नॉर्मल से अलग है, मतलब दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम फ्रैक्शन, जैसे 0.98 Na 0.98 Cl1। सो दिस टाइप के हम लोग क्रिस्टल देखने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को स्टोकियोमेट्री के अलावा कुछ और अलग फ्रैक्शनल स्टोकियोमेट्री मिलने वाली है। ठीक, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं उस पर देख लेते हैं हम। There are compounds in which the stoichiometry of the crystal is disturbed by the defect। हम जैसे कि अभी बताया कि ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें स्टोकियोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है बाय डिफेक्ट के कारण। There are two types of defect। इन डिफेक्ट की दो टाइप की होती है, पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, तो या तो मेटल ज़्यादा हो जाएगा या तो मेटल कम हो जाएगा। ठीक, दोनों ही केस में या तो कहें मेटल एक्सेस डिफेक्ट या एनायन नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट को लिख सकते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कि नॉन मेटल बढ़ेगा तो मेटल घटेगा। ठीक, मेटल एक्सेस मतलब मेटल यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होगा वो दो तरह से हो सकता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। जो एनायन है वो अपना जगह छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, तो उसे कहेंगे मेटल डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। अब एनायन वैकेंसी की वजह से कैसे डिफेक्ट होता है? सो इन दिस केस द नेगेटिव आयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड लीविंग होल इन विच इलेक्ट्रॉन रिमेन इंट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक, इन दिस क्या है कि एनायन जो होगा, नेगेटिव आयन मतलब एनायन मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, ये है यहाँ पे हमको Cl मिलना चाहिए था। ठीक, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज एनायन ये मिस होके अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे चूंकि चार्ज बैलेंस होना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और चार्ज नहीं होना गलत होना चाहिए, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, जैसे हमारा जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक, कि यहाँ पे हम एक Cl एटम जा रहा है तो उसका -1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी -1 चार्ज होता है, हमारा जो नेट चार्ज है वो इस डिफेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, यही पहले लाइन करते हैं। इन दिस डिफेक्ट नेगेटिव आयन में भी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस। नेगेटिव आयन है जो लैटिस से गायब है। ठीक, लिविंग होल्स इन विच एक जगह छोड़ देगा, उसे हम होल्स कहेंगे, ये जगह इसे होल्स कहेंगे। लिविंग होल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इंटैक्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके बच जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक, ये आप जो पहला पॉइंट था मैंने आपको जो समझाया उसके उसका रिप्रेजेंटेशन था। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज क्रिस्टल व्हिच आर लाइकली टू फॉर्म शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या था कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था वो पहली बार आयनिक के लिए था। तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया तो आयनिक कंपाउंड आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक कैटायन एक एनायन दो जगह छोड़ के चले जा रहे थे। ठीक, तो मतलब एक होल जनरेट हो रहा था। तो ये बेसिकली क्या है, शॉर्टकी टाइप का ही है कि यहाँ पे भी होल जनरेट हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, होल तो जनरेट होता है लेकिन ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो कंपाउंड है वो चला जाता है। लेकिन शॉर्टकी में क्या होता है, ये पूरा वैकेंट स्पेस छोड़ देता है, वो लैटिस से ही बाहर हो जाता है। तो इसी टाइप के ये भी है, यहाँ पे भी लैटिस छोड़ के ही ये क्लोरीन एटम यहाँ से गायब हो गया है। ठीक, तो ये पॉइंट क्या था शॉर्टकी होने का, ये मैंने आपको बता दिया। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज क्रिस्टल व्हिच आर लाइकली टू फॉर्म शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, अब शॉर्टकी डिफेक्ट उन लोग में होता है जिनके शेप कैटायन और एनायन के शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो जैसे कि NaCl और KCl होगा, वही हमारे क्या कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट दे सकते हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, अब कैसे होता है ये चीज़ के ऊपर आते हैं।
तो जब क्रिस्टल ऑफ NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है, उसको हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो सोडियम वेपर के, अब ये हम आपको कैसे बताते हैं कि NaCl का एक सॉल्ट रखा है, ठीक, मतलब अज्यूम कर लीजिए कि हमारा ये यहाँ पे कोई इस तरह, मतलब ये हमारा रेड वाला पोर्शन, ये सॉल्ट हमारा पड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये गैस सोडियम वेपर है, इसको रिलीज करें, ठीक। तो ये जो सॉल्ट है हमारा NaCl आया, ये हमारे वेपर की वजह से कांटेक्ट में आया है, ठीक। सो व्हेन NaCl आर हीटेड इन द एटमॉस्फेयर, इसको जब हीट किया जाता है एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर में, द सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, जो सोडियम वेपर के एटम्स हैं वो जो है NaCl यहाँ पे, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो तो यहाँ हमने अज्यूम कर लिया था कि ये NaCl का क्रिस्टल था, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे वेपर में ये ऐसे ऐसे हीट कर रहे हैं, ठीक। तो NaCl क्रिस्टल है, तो क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम एटम है ये इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे फॉर्म में डिपॉजिटेड हो जाएंगे, जैसे ब्लैक वाले कर्सर पे मैंने ऐसे डिपॉजिटेड दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे ये पॉइंट हो गया, द सोडियम आर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। सो दिस, ये जो काले काले पोर्शन वाले मैंने अभी किया है, इसी एटम के फॉर्म में ये सोडियम क्रिस्टल है, जो रेड वाला पोर्शन है उस पर ये जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। अब ठीक, द Cl ion diffuses to the surface of the crystal and combines with Na atom। तो NaCl का जो है वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा और Na से कंबाइन कर जाएगा, ठीक। तो जो Cl आयन है ये यहाँ से, Cl आयन एक यहाँ से, मतलब समझ लीजिए निकला, Cl आयन एक ऐसे निकला और ये हमारे इससे जाके कंबाइन, इस वाले पोर्शन पे जाके इससे जाके कंबाइन कर लिया, एंड कंबाइन विद Na एटम, तो क्या Na और Cl से कंबाइन करके NaCl बना देगा। दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na+, ठीक। अब ये तो Na जो है ये तो क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक। अब इसको Cl से अगर रिएक्ट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, आयन बनना पड़ेगा, तभी तो जाके रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो Cl है वो Cl- है, Cl- Na+ से रिएक्ट करेगा तभी कंपाउंड बनाएगा, तो यहाँ Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम एटम टू फॉर्म Na+ आयन, ठीक। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ आयन बनाने में वो क्या करेगा, ये क्रिस्टल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा, जैसे Cl- डिफ्यूज होके आया था, ठीक, इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइड। तो जो Cl- बाहर आया था उसी जगह पे वो जाके इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा, ठीक, और वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल नाउ हैज एक्सेस ऑफ सोडियम। अब एक Cl- निकल गया है, ठीक, एक Cl- निकल गया, तो अगर जब आप इसके पूरे क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे तो Na+ की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक। सो Na, यहाँ पे Na क्या है, मेटल, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ पे ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं चीजों को। तो क्या होगा, एनायन वैकेंसी है, एनायन वैकेंसी मतलब यहाँ पे जो कोई एनायन होगा वो अपनी स्पेस जगह को छोड़ के चला जाएगा लेटेस्ट साइड को, वहां जाके इलेक्ट्रॉन जाके बच जाएगा उस स्पेस को, जैसे यहाँ Cl- था वो उसको स्पेस को छोड़ के चला गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस को, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और ये डिफेक्ट क्योंकि जो कहता है एनायन है वो स्पेस को छोड़ रहा है, तो क्या कहते हैं, इसलिए शॉर्टकी टाइप डिफेक्ट हो गया। इसमें भी शॉर्टकी डिफेक्ट उन्हीं में हो सकता है जिनमें क्या कहते हैं एनायन और कैटायन की साइज में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, तो ये इसमें जैसे कि पहले वही क्राइटेरिया है, तो Na+ और Cl- NaCl और KCl टाइप के एटम नहीं ये दिखाई देगा, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आ गया, NaCl एक सॉलिड, ये रेड वाला था, इस पे हम लोग क्या किए कि तो इस पे हम लोग क्या किए कि वो सोडियम वेपर के प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो सोडियम वेपर होगा वो क्रिस्टलाइज होके इसके सरफेस पे जाके बैठ जाता है, चिपक जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, जो सरफेस पे जो Na+ जो चिपक के बैठ गया था, तो वहां से अंदर से क्रिस्टल से डिफ्यूज होकर Cl- आएगा। Cl- एनायन है, उसको अगर कंपाउंड बनाना है तो कैटायन चाहिए, तो Na+ क्या करेगा, इतना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा
इलेक्ट्रॉन लूज करके एनायन बना के NaCl बना लेगा सरफेस पे, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन गया है हमारा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वो एनायन जहाँ से Cl निकला तो उस स्पेस से बैठ जाएगा, ठीक। ये हमारा सम अप हो गया पूरा पॉइंट। तो यहाँ पे Na+ ज्यादा हो गया तो हमारे ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब ये चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो एनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड F सेंटर। ये जो साइट है, ये जो साइट है स्पेस, इस स्पेस को हम लोग F सेंटर कहते हैं, ठीक। कॉल्ड F सेंटर फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर से, ठीक। ये इसी F सेंटर पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर है, इलेक्ट्रॉन सिंगल है इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से जो कुछ कलर इम्पार्ट करते हैं ये क्रिस्टल, सो यही है, इसलिए ये डिफेक्ट है जिसमें हम कलर मिलता है, ठीक। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा सकते हैं, कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है क्योंकि नॉर्मल से डिफरेंट है थोड़ा चीजें इसलिए, ठीक। तो अब ये क्या है, तो आप जो लिखा हुआ उस पर हम आते हैं। they impart येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl, NaCl को ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। द कलर रिजल्टेड बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल, ठीक। जब भी हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि अगर हमको किसी वेवलेंथ की हम लोग किसी वेवलेंथ की हमको लाइट एमिट करनी है तो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक कुछ एनर्जी स्टेट में जाना चाहिए, वो जंप करना चाहिए, उससे E = hc/λ से वो जो लैम्डा एसोसिएटेड होगा वो हमारा क्या कहते हैं वेवलेंथ हमको दिखाई देगी, ठीक। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है कि हमको जो एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की मतलब उस इलेक्ट्रॉन में जितनी एक्साइटेशन में जितनी एनर्जी है वही उसी वजह से वो क्या कहते हैं वेवलेंथ की जनरेट होती है, ठीक। सिमिलरली LiCl में क्या कहते हैं जहाँ पे येलो कलर था वैसे पिंक कलर होता है, ठीक। और पोटेशियम KCl में हमको वायलेट कलर मिलता है, ठीक। ये हमारा एनायन वैकेंसी हो गया, ठीक। ये हमारा F सेंटर डायग्राम हो गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो अब मेटल ज्यादा हो सकता है, या तो एनायन कम हो जाए या तो कैटायन ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे इस बार पहले वाले में एनायन कम हो गया था, इसमें कैटायन ज्यादा हो गया, ठीक। तो कैटायन कैसे ज्यादा होता है ये हम देखते हैं। इन दिस केस there are extra positive ions occupying the interstitial site। इसमें क्या होता है जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन है वो कुछ इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक। एंड द इलेक्ट्रॉन इन द अनदर इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन, ठीक। देखो ये है हमारा क्रिस्टल, ठीक। तो ये क्या होगा कि कुछ एटम्स जो होंगे बाहर वाले वो कुछ बाहर से एटम आएंगे, कुछ बाहर से कैटायन आएंगे, वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे मतलब जो व्हाइट सेंट पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक। अब ये आके बैठ गए यहाँ पे, जैसे ये हरे हरे वाले ये दो बैठ गए, ठीक। अब ये दो अगर बैठ गए, नहीं सॉरी ये ब्लू वाले, तो ये ब्लू वाले अगर ये बैठ गए Zn+, तो हमको अब कैटायन के चार्ज मतलब देखिए तो चार्ज ज्यादा हो गया 2+, तो अगर 2 यहाँ पे Zn एक्स्ट्रा हो गया तो ऑक्सीजन से तो ये तो 4+ हो गया इसका नेट चार्ज। तो हमको क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ के बैठ जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस पे, ठीक। तो इसमें यही होता है कि जो कैटायंस है वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके बैठ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अनदर इंटरस्टिशियल साइड जो खाली हो, अनदर वाइट जो खाली है उस पर जाके बैठ जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, ठीक। द डिफेक्ट्स मे बी विजुअलाइज्ड एज अ लॉस ऑफ नॉन मेटल एटम व्हिच लीव्स देयर इलेक्ट्रॉन बिहाइंड। तो इस डिफेक्ट को ऐसा कह सकते हैं कि नॉन मेटल एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए हमको कहीं ना कहीं से सोर्स मिलना चाहिए ना, तो वो ये सोर्स हमारा होता है नॉन मेटल, ठीक। द एक्सेस मेटल आयंस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। जो एक्सेस मेटल आयन है वो इंटरस्टिशियल, ठीक। तो एक्स्ट्रा जो मेटल आयन होगा इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला जाएगा, ये हो गया, ठीक। कॉमन एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आता है जिंक ऑक्साइड, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर होता है, ठीक। एट रूम टेम्परेचर जनरली हमारे अगर रूम टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड का अगर हमको मिलेगा तो वो रूम व्हाइट कलर में मिलेगा, लेकिन ऑन हीटिंग इट लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या कहते हैं अपना कलर खो देता है और ऑक्सीजन लूज करके ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक। कैसे, तो ZnO है, इसको हीट करते हैं तो ये Zn+ आए और एक
Zn2+ आयन में टूटेगा, एक हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दे देगा, ठीक, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये यहाँ से जो, ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमको निकल रहा है और यहाँ पे हमको Zn आयन मिल रहा है, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ चला गया, दिस विल टर्न टू येलो कलर, ठीक, यहाँ पे येलो कलर इसी वजह से आएगा। अब येलो कलर किस वजह से आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर प्रेजेंट हो गए तो वो कलर दे देंगे, ठीक। अब ये क्या देखते हैं कैसे। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल, यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा है क्रिस्टल में, क्योंकि ZnO का कुछ क्रिस्टल था वो Zn में टूट गया, तो अब Zn ज्यादा हो गया, ठीक, एंड इट्स फार्मूला बिकम Zn1+x × 1। अभी हमारे ये फार्मूला ZnO की जगह Zn1+x हो गया। ये जैसे बताया था स्टोइकियोमेट्री, देखिए डिफरेंट हो गया यहाँ पे, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे हमारे जो स्टोइकियोमेट्री है उससे जस्ट हमको डिफरेंट चीज मिल रहा है, डिफरेंट हमको क्रिस्टल मिल रहा है, ठीक। तो द एक्सेस ऑफ Zn2+ आयन मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड, तो जो एक्सेस था Zn+ आयन वो इंटरस्टिशियल वाइड भी स्पेस पे चला जाएगा, ठीक, एंड द इलेक्ट्रॉन टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास वाली नेबरिंग साइड पे चला जाएगा, जैसे कि ये हमारा फिगर है। तो यहाँ पे Zn+ एक्स्ट्रा था, ये हमारे नीले वाले पोर्शन जो है चले आए, ठीक, और यहाँ पे हमारे ये रेड वाले पोर्शन, ये जो नेबरिंग साइड पे हमारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए, तो हमारा क्या कहते हैं कलर मिल जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कलर जो होगा वो क्रिस्टल के यहाँ जो कलर है वो एफ सेंटर की वजह से, दो पॉइंट से अलग अलग है। यहाँ जो कलर है वो एफ सेंटर की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रैप है वाइट पे, इस वजह से स्पेस कलर है। और यहाँ पे क्रिस्टल अलग टूट के जो बन रहा है उस चीज के ऊपर है। यहाँ पे जो क्रिस्टल जो है ये Zn+2+ आयन यहाँ इस वजह से कलर है, और यहाँ एफ सेंटर पे कलर होने की, एफ सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से कलर है, ठीक, दो अलग चीज है ये। अब आते हैं मेटल एक्सेस था, अब यहाँ मेटल डिफिशियंसी पे आते हैं। मेटल डिफिशियंसी कैसे हो जाएगी, या तो कैटायन चला जाए या तो एनायन ज्यादा चला आ जाए, ठीक। तो कैटायन आ जाएगा, कैटायन चला जाए तो कैटायन वैकेंसी मतलब कैटायन चला गया, एंड एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल है मतलब एनायन आ गया। दोनों ही केस में हमारा जो मेटल होगा उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दीज कंटेन्स लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन देन नेगेटिव आयन। अब मेटल की डिफिशियंसी है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव आयन जो होंगे नेगेटिव आयन के कम अपेक्षा में कम होंगे, ठीक। दीज अराइजेस ड्यू टू द टू वेज। अब ये दो तरीके से हो सकता है, कैटायन वैकेंसी और एनायन की ज्यादा होने पे। अब कैटायन वैकेंसी पे आता है, तो कैटायन वैकेंसी इन सम केसेस द पॉजिटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इस लैटिस साइड। कुछ केसेस में जिसमें जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे लैटिस साइड से मिस हो जाता है, गैप हो जाता है। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में बी बैलेंस्ड बाय द नियर बाई एटम, हाँ, ठीक, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ये जैसे हमारा ये Fe2+ है ये, ठीक, यहाँ पे हमको क्या कहते हैं Fe3+ का Fe2+ मिलना चाहिए। तो क्या होता है कभी कभी अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से कभी कभी क्या होता है ये एटम है ये इंटरस्टिशियल साइड छोड़ के मतलब अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला जाता है, ठीक। अब ये यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो हम इसको ना हीट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, बस कुछ प्रेशर के चेंज होने की वजह से या किसी अदर फैक्टर की वजह से, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन ना चेंज हो, तो उसकी वजह से ये हमारा ये चला गया, यहाँ से Fe चला गया। अब यहाँ Fe चला गया तो अब सोचिए कि चार्ज अनबैलेंस्ड हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे अब उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि जो Fe2+ है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो उसी एलिमेंट का अपने हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट से वो बैलेंस कर लेगा, ठीक। ठीक है, तो अब जो रिटर्न पोर्शन उसको देखते हैं। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में बी बैलेंस्ड बाय द सम नियर बाय एटम्स, ठीक। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है उसको, जो नेगेटिव चार्ज हो गया था एक्स्ट्रा, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, नियर बाय मेटल के द्वारा। नियर बाय मेटल कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक। नियर बाय मेटल एंड एक्वायरिंग 2 पॉजिटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ 1। अब मान लीजिए एक चार्ज गया है, एक एटम के जाने से जितना चार्ज है उतना ही जाएगा, तो इसका एक एक्स्ट्रा हम उसको कंपनसेट करेंगे, जैसे कि वो अपना भी कंपनसेट कर ले और उसके जाने वाले का भी कंपनसेट कर ले। मतलब अगर सोच लीजिए कि हमको +4 गया है, ठीक है, तो हम इस पे आते हैं। तो मान लीजिए हमको अब +2 गया है, तो हमको +2 गया है, मान लीजिए हमारा ये +2 था ये चला गया, तो क्या करेंगे +3 कर देंगे
ठीक, तो +3 कर देंगे तो ये अपना तो 2 कर भी रहा है, प्लस 1 इसका भी कर रहा है, मतलब अपना 2 तो जनरली कर ही रहा है, प्लस ये जो 2 गया है उसका भी कर रहा है। ठीक, तो ये एक चीज हो गई। ठीक, द कॉमन एग्जाम, तो ये जाहिर सी बात इंस्टेड ऑफ 1 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इज पॉसिबल इन मेटल आयन इन विच, आप यही आ गई, ये किन लोग में होंगे, अब जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा भैया वही तो दो अपोजिट चार्ज में जा पाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए Na हो, Na तो Na2+ होता नहीं, तो Na तो अगर ये इसीलिए Na तो ये शो कहीं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता ही नहीं उसमें। ठीक, तो ये उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किए करते हैं। जितने भी लगभग ग्रुप डी मेटल्स हैं ये लगभग उन्हीं लोग के द्वारा शो किया जाएगा। ठीक, यही वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, तो आते हैं इस पे हम, ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो कॉमन एग्जांपल क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरस मतलब आयरन Fe2O, ठीक, मतलब Fe+2O+ मतलब FeO। ठीक, फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, तो इन लोग के द्वारा है। ठीक, अब दूसरा आता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो कैटायन वैकेंसी कैसे होगी, तो कैटायन वैकेंसी ऐसे होगी, एक बार समाप्त कर लेते हैं। कैटायन वैकेंसी ऐसे होगी कि क्या कहते हैं, जो कोई एटम मेटल है वो अचानक से गायब हो जाएगा अंडर सर्टेन मतलब अपनी लेटेस्ट टाइप को छोड़ के चला जाएगा कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, तो वहाँ पे एनायन के चार्ज ज़्यादा हो गया तो उस चार्ज को बैलेंस करेगा बगल वाला आइटम, पड़ोसी उसको कुछ चार्ज किराए पे देगा, उस किराए वाले चार्ज से वो नेट जो चार्ज है उसको बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये पड़ोसी को आधार देना है चार्ज, तो उसके पास पड़ोसी के पास खुद ज़्यादा होना चाहिए चार्ज, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एटम होंगे वही वाले शो कर सकेंगे। ठीक, एग्जाम्पल आ गया ग्रुप डी वाले, तो फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। ठीक, अब आते हैं एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। अब एनायन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, इन दिस केस द एक्स्ट्रा एनायन में बी ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो एक्स्ट्रा एनायन है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाय द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन द एडिशनल मेटल है, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस किया जाएगा एक्स्ट्रा चार्जेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं मतलब ये भी मतलब ये यहाँ पे क्या होगा कि हम जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कुछ जो निगेटिव चार्ज वाले हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये जो तो फिर ये कुछ एटम अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके जो नेट निगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक, इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ही यूज आएगा। ठीक, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन द एडजेसेंट मेटल एटम, यही हम आपको पॉइंट बताएं। ठीक, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉट कॉमन बिकॉज द नेगेटिव आयंस यूजुअली वेरी लार्ज एंड देयर कैन नॉट। अब ये डिफेक्ट जनरली हम लोग को नहीं मिलता है क्योंकि अब आयंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइजेस में। ठीक, अब जैसे सोडियम आयोडाइड हो गया, तो आयोडाइड है, आयोडीन की जो साइज है वो सोडियम से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है वो वाइड में नहीं रह सकता, वो इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, वहाँ पे कैटायन नहीं करेगा, इसीलिए इसको ये डिफेक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो समअप अगर हम करना चाहें तो हमको 2 तरह के था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में या तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायन खाली हो जाए या तो मेटल एक्सेस हो जाए, फिर मेटल डिफिशियंसी में या तो मेटल की डिफिशियंसी हो जाए या तो एनायन के ज़्यादा हो जाए। ठीक, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये तीसरा टाइप ऑफ डिफेक्ट है हमारा, क्या कहते हैं। ठीक, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन NaCl विथ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 रिजल्ट इन Sr2+ ऑक्यूपाइंग सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स ऑफ Na+। ठीक, जब हम कोई क्रिस्टल है, ठीक, NaCl का मोल्टेन क्रिस्टल है, उसको हम लोग NaCr स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसके पास ले आते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि कुछ Sr2+ जो आयन होगा वो Na+ के चार्ज इस पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा क्रिस्टल, तो क्या होगा कि Na वाला जो एक है तो Sr2+ ये यहाँ पे एक्स्ट्रा Na वाले Na की जगह पे आ गया और एक Na छोड़ के चला गया। ठीक, जैसे चार्ज बैलेंस हो सके। ठीक, तो इम्प्योरिटी आ गई हमारे क्रिस्टल में। अब देखिए इसमें इम्प्योरिटी नहीं थी, इसमें भी चार्ज बैलेंस हुआ था, लेकिन बगल वाले एटम ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया था। यहाँ पे दूसरा क्रिस्टल ही मतलब दूसरा ही एटम इंट्रोड्यूस हो गया Sr Na के अलावा, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई। ठीक, इसलिए इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे।
तो ईच एसआर, अब +2 चार्ज है इसलिए 2 Na+ को चेंज कर सकेगा, ठीक। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड अदर साइड रिमेन वैकेंट। एक आयन की मतलब 2 Na+ जाएंगे, एक Sr2+ आएगा, एक जगह खाली हो जाएगी, ठीक। द कैटायनिक वैकेंसी देयर बाय प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू द Sr2+। तो जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो Sr2+ के इक्वल हो रही है, ठीक। मतलब आप देखिए यहाँ पे Na गया तो Na गया, अगर एक 2 Na जाएंगे तभी +2 को बैलेंस कर पाएगा। तो 1+2 वाली जगह को ये एक 2 Na यहाँ से गए, एक ये वाला गया, एक ये वाला गया। अब 2 जगह खाली थी तो Sr तो एक ही जगह जा सकेगा, तो Sr क्या करेगा, एक जगह पे ही चला गया, एक जगह खाली हो गया। अब देखिए एक Sr आया तो एक वैकेंसी, 2 Sr आता है तो 2 वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2+ है प्रेजेंट, ठीक। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक। तो ये हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जैसे भी हम लोग ने देखा कि क्या कहते हैं, इसमें नेक्स्ट नया क्रिस्टल है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सेम फिनोमिनन जो Na+ होगा या दूसरा जो क्रिस्टल होगा छोटा वाला क्रिस्टल, मतलब जो क्रिस्टल ऑलरेडी प्रेजेंट है जिस पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक। वो वाला क्रिस्टल क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगा, उसकी जगह पे जो नया क्रिस्टल आ रहा है वो आके उसके स्पेस को, उसके एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, एक स्पेस खाली छूट जाएगा। जितना स्पेस खाली छूटेगा वो इक्वल टू जितना एटम्स आया है, ठीक। अब आते हैं, अब ये पोर्शन आते हैं हम लोग की, यहाँ तक तो आपकी बुक में था, एनसीईआरटी में है इस सिलेबस में, ठीक। अब आते हैं जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चंस जो होते हैं कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के कुछ मेरे पहले वीडियो में, तो मैंने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं कि ढेर सारे टाइप्स ऑफ सॉलिड थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो जाइंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो उसमें से कुछ हैं डायमंड, ग्रेफाइट और सीलियम डाइऑक्साइड SiO2, ठीक। तो जिसमें हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। SiO2 आप लोग पढ़ेंगे P ब्लॉक में, तो उस चीज के लिए जिसमें हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन जो है अब ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में के लिए नहीं आते एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ठीक। तो अब कुछ चीजें हैं उसमें देख लेते हैं। डायमंड, तो डायमंड क्या करता है कि डायमंड फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 नेबरिंग कार्बन एटम। तो क्या 4 जो डायमंड होता है, जैसे ये डायमंड है हमारा, ये हमारे कार्बन एटम है। तो ये क्या करेगा, पास के 4 कार्बन एटम से, ये वाला एक कार्बन एटम हो गया, ये एक कार्बन एटम हो गया, 3 कार्बन एटम हो गए। तो ये 4 कार्बन एटम लेके पास के अपने चारों मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने अपने पास में से, ठीक। अब 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये मिलके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, ठीक। तो फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 नेबरिंग कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम से मिलके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनी। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इसका निकालेंगे तो sp3 है क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक। अब वेरी हार्ड, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे आ गया, तो वेरी हार्ड होता है क्योंकि ये जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाला एटम जो होगा, अब ये इससे कोई एक, ये मतलब ये वाला जो एटम है ये यहाँ से किसी अलग कार्बन एटम से ये बॉन्ड बनाएगा, फिर ये अलग किसी कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक बहुत जाइंट पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होती है, आयनिक से तो कम ही होती है लेकिन स्ट्रांग बहुत ज्यादा होती है, ठीक। ये सारी और ढेर सारी कोवेलेंट बॉन्ड हो गई तो ये इसकी स्ट्रांग, इसकी ये इतना हार्ड हो जाएगा कि ये सेकंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। पहला हम जानते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड है, Bn, ठीक। बोरॉन नाइट्राइड के बाद ये सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक। अब आता है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको मोबिलिटी चाहिए चार्ज कैरियर की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सारे एटम्स तो बहुत स्ट्रांगली पैक्ड है, हेल्ड है, तो कोई तो खाली है नहीं। तो कैसे खाली नहीं होगा, तो चार्ज हमारा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री मूव नहीं होते, ये इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो सॉल्यूबल भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ खुद के बीच में क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से कोई इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। यही मान लीजिए अगर यही
मतलब ये अगर H2O का हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल मिल जाए, ठीक, अगर मान लीजिए इसको हम H2O में डालें, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसके और कार्बन के बीच में जो हमारा वो बॉन्ड होगा बहुत वीक होगा, या तो होगा ही नहीं या तो वीक बहुत होगा, ठीक। तो इस वजह से ये नहीं घुल पाएगा, ठीक। यही एक रीज़न है कि क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को घुलना है तो यहाँ पे इसके सॉल्वेंट के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बननी चाहिए, तभी वो चीज़ें घुल पाती हैं, ठीक। अब आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन की तरह ही होता है, ये भी कार्बन वाले ही कंपाउंड है, ठीक। तो ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, इसमें ये लेयर फॉर्म में होता है, ठीक। ये लेयर फॉर्म में होगा, एक ऐसे लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक। तो ऐसे ये लेयर फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो हम जैसे इसने बताया, मैंने इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो इस फॉर्म में आपको ये मिलेगा क्रिस्टल, ठीक। तो इस अब हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी देखी जाए तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा कार्बन एटम है, ये पास की 3 कार्बन एटम से ही सिर्फ बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये एक पास का कार्बन एटम हो गया, ये सी, ये एक कार्बन एटम हो गया सी, ठीक, और एक कार्बन एटम यहाँ से। तो सिर्फ इसमें 3 ही बॉन्ड कार्बन एटम से बनता है, एक कार्बन जो है एटम होता है वो खाली रहता है, तो यहाँ पे ये खाली रहता है, यहाँ पे कार्बन जो होगा वो खाली होगा, तो वो खाली होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन भी खाली होगा, ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टी जो हमारी अब अगले प्रॉपर्टी में यूज आएगी, ये जो पॉइंट है हमारा अगले प्रॉपर्टी में यूज आएगा, ठीक। तो हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम। ये कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होगा, मतलब ये सॉरी मैंने ये तो टेट्राहेड्रल से दिखा दिया, ठीक। लेकिन ये जो एक कार्बन एटम वो 3 कार्बन, ये वाला कार्बन एटम वो 3 से ऐड होगा, ठीक। तो और ये बॉन्ड होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी, ठीक। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, द कार्बन एटम्स फॉर्म्स लेयर विद द हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब इसमें जो होता है ये लेयर्ड फॉर्म में होता है और इसका अरेंजमेंट जो होता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ये सब याद करने वाले पॉइंट है, ठीक। द लेयर्स आर वीक फोर्स, द लेयर्स हैव वीक फोर्स बिटवीन देम, और ये जो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स, इन दोनों के इसमें जो बीच होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक, वीक फोर्स होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं, ईच कार्बन एटम हैज वन नॉन बॉन्डेड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे बताया तीन ही कार्बन एटम से तो जुड़ा हुआ है, चौथा कार्बन तो खाली हो गया, और वो खाली हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉन खाली, ठीक, विच बिकम्स डीलोकलाइज, जिसकी वजह से वो जो कार्बन एटम होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह छोड़ के वो चला जाता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी पोजीशन पे वो रैंडम मूव मोशन में आने लगता है, वो अपनी स्पेस को छोड़ देता है, ठीक। इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, तो प्रॉपर्टीज क्या है हम उस पर देखते हैं। तो अब ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था उसका यूज आ गया। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ये इलेक्ट्रॉन है भाई वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो अब कहीं भी अगर ये मूव कर सकते हैं तो बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, ठीक। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रोड्स, ठीक, बनाते में यूज करते हैं। जैसे भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, कोई भी रिएक्शन करानी है तो हमको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, एक कैथोड एक एनोड। ये आप लोग हम लोग नाम सुने होंगे और ये जानते भी होंगे क्योंकि 9th या 10th में हम लोग ने पढ़ा है, 9th 10th में हमने पढ़ा है ये चीजें, ठीक। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज फोर्स बिटवीन देम आर वीक। अब ये लेयर्स हैं, इनके बीच में स्पेस मॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत वीक है, इस वजह से ये लेयर्स होंगी आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। अब ये लेयर्स अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक, तो ये जो इसी प्रॉपर्टी के यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है और इसको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, ठीक। तो इसमें से अब जो चाहिए या एग्जाम में कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे तो कंपटीशन में क्वेश्चन ही आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल कोई भी फार्मूले से अगर आप इसका स्ट्रक्चर ना जानते हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते कि इसका तो इसमें भी 4 कार्बन एटम है, ठीक, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 उसका sp3, ठीक, या मतलब इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक। तो इन सब चीजों का यूज इसमें आता है। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, सीजियम क्लोराइड, तो CsCl। तो अब
हमको इस क्रिस्टल को बारे में अलग अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि सीजियम जो होता है उसका एटॉमिक रेडियस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तो सीजियम का एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है। और हम तो अभी पढ़े थे कि जो कैटायन है वो तो वाइड में रहता है। अब स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब उसकी एटम बहुत ज़्यादा बड़ा, उसकी रेडियस, और वाइड छोटी सी जगह, तो क्या वो रह पाएगा? मतलब हमको स्पेस है, मतलब आप इमेजिन करिए स्पेस हमारा ये है, ठीक, और एटम हमारा ये है, सॉरी, एटम हमारा ये है। तो क्या ये वाइड के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, जो कि सीजियम तो बहुत बड़ा है। तो ये क्या करेगा, अब ये जहां पे एनायन रहते थे ये वो वाली स्पेस पे जाएगा। तो अब ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सीजियम क्लोराइड में दो, ये बड़ा एटम है सीजियम, तो ये क्या करेगा, बीसीसी के बॉडी सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे ही सबसे उसको सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। इसको बॉडी सेंटर पे ही इसको सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। तो ये बॉडी सेंटर पे एक सीजियम चला जाता है, क्लोरीन जो होता है वो सारे कॉर्नर्स पे क्यूब के चला जाता है, ठीक। तो इसका अगर आप, तो ये एक हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एक बॉडी सेंटर पे एटम है, बाकी कॉर्नर पे एटम्स है, ठीक। सीजियम क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, बीसीसी हो जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक। एनायंस अभी हमको पता है कि कॉर्नर पे रहेंगे, क्यूब जो सीजियम है वो हमारा बॉडी सेंटर पे आएगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब बॉडी सेंटर पे आ जाएगा तो अब इसमें एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ था कि आर हम जो आर और ए के बीच में रेडियस का यूज करते हैं वो उसी चीज का हमको टर्म में यूज करना था। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये दो एनायन और एक कैटायन, तो अगर हम इसको रेडियस के टर्म में प्रेजेंट करें तो रेडियस ऑफ एनायन मतलब रेडियस ऑफ Cl माइनस, ठीक, प्लस प्लस अगर रेडियस ऑफ Cr सीजियम का देखें Cs प्लस, ठीक। तो हम लोग देखेंगे तो ये हमारा वो आ गया जिससे बीसीसी में मैंने आपको बताया था नियरेस्ट नेबर कांस्टेंट, नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये यही ये सेम यही आ पाएगा। ये हमारा सीजियम है, ये सब हमारे क्लोराइड है, ठीक। तो 2r की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 2r बराबर आ जाएगा √3a/2, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा, तो r प्लस Cl बराबर ए के बीच में हमको रिलेशन देना था। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक। तो यही एक चीज़ है, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब कुछ टॉपिक्स हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक क्या सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यही सब चीज़ों के ऊपर है। तो एक वीडियो उसके ऊपर भी है, बट वो फिजिक्स का भी लेक्चर है तो उसमें भी है। बट आजकल जेईई में क्वेश्चन इसके ऊपर काफ़ी आया, तो एक वीडियो मैं उसके ऊपर भी बनाना चाहूँगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन सब सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सो गुड बाय गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स। और अभी तो जेईई मेंस का पेपर बहुत समय बाद है तो आपके पास टाइम भी होगा, ठीक। सो गुड बाय।